दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बहुत मजबूत है और सरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में है। विकास की बात करती है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, महाशक्ति बनने का संकल्प लेती है, लेकिन मंदिर मस्जिद के मुद्दे को कभी नहीं छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे विकास के जितने दावे करे, 2047 में भारत को महाशक्ति न जाने क्या क्या बनाने की बात आजकल की जा रही है, लेकिन आप याद रखिए कि वो मंदिर मस्जिद के मामले को कभी नजरअंदाज नहीं करती है। ऐसा लगता है कि वो उसका सर्वोच्च एजेंडा है, सबसे प्रमुख एजेंडा है। आखिर वजह क्या है? क्या विकास के नाम पर सरकार में आना भारतीय जनता पार्टी को नामुमकिन लगता है? तो फिर विकास विकास क्यों करती है? क्या मंदिर मस्जिद को छोड़कर, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर पूरे भारत के सभी नागरिकों की एकजुटता के साथ, विकास के साथ, भारत को सचमुच एक बड़ी ताकत बनाने के एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 250, 200 से ऊपर 300 या 350 सीटें कभी नहीं मिल सकती हैं? क्या उसको लगता है कि मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई चारा नहीं है? क्या है मसला? क्योंकि कभी सोमनाथ का मसला उठ जाता है और उसके लिए फिर नेहरू को याद किया जाता है, फिर उन हमलावरों को याद किया जाता है जो सैकड़ों साल पहले, 1000 साल पहले जिन्होंने कुछ किया, फिर ज्ञानवापी की बात आ जाती है, फिर किसी और संभल की मस्जिद मंदिर की बात आ जाती है, न जाने क्या क्या आता है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की जो बात करती है, भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने की बात करती है, दरअसल वह एक जुमला होता है। चुनाव के लिए वो सबसे जो महत्वपूर्ण बात मानती है, जिसको सबसे ज्यादा कारगर अपना हथियार मानती है, वो मंदिर मस्जिद का मामला है, वो हिंदू मुस्लिम का मामला है। वो समाज में किस तरह इन इश्यूज को अहम बना दिया जाए कि लोग इसी तर्ज पर सोचें, वे भारत के नागरिक के बजाय हिंदू मुसलमान के तौर पे अपने को केवल देखें। ये असल कहानी उसकी होती है। दोस्तों, मैं ये इसलिए आपके सामने बात कह रहा हूं कि मेरे हाथ एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या किताब, जो भी आप कहिए उसको, वो मुझे मिला है और इसमें साफ तौर पे ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ बताया गया है कि कैसे 1987 के दरमियान आरएसएस ने ये तय किया था कि उसको अयोध्या के मंदिर मस्जिद के मामले को कैसे एक बड़े राजनीतिक बदलाव या सत्ता में आने की सीढ़ी के तौर पे डेवलप करना होगा। उसके लिए केवल एक मंदिर मस्जिद का मसला नहीं था, ये भारत की राज सत्ता पर काबिज होने की एक सीढ़ी के तौर पे आरएसएस ने उस समय लिया था और बीजेपी को मार्गदर्शन दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस व्यक्ति ने कहा है, विद सारे साक्ष्यों के साथ, सारे तथ्यों के साथ कहा है, जिस व्यक्ति ने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर बेहद प्रामाणिक पुस्तक लिखी है। और यह व्यक्ति हैं शीतला सिंह। किताब का नाम है अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच। ये दिल्ली, मुंबई या वाशिंगटन डीसी या दुनिया के किसी और हल्के से आकर अयोध्या का 2-4 बार दौरा करने के बाद किताब नहीं लिखी गई है।
दरअसल शीतला सिंह फैजाबाद जो अयोध्या जिला बन गया है वहीं के रहने वाले थे, और केवल नागरिक ही नहीं थे, केवल वहां के निवासी ही नहीं थे, उस एरिया के, उस क्षेत्र के सबसे पॉपुलर अखबार जन मोर्चा के संपादक भी थे, प्रेस काउंसिल के भी मेंबर थे, बहुत प्रतिष्ठित संपादक थे, जिनको बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री सभी आदर के साथ जिनका नाम लेते थे और उनके साथ बैठकें भी किया करते थे इस मसले के समाधान के क्या क्या तौर तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये शीतला सिंह ने अपनी किताब में बहुत सारे तथ्य दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी 1984 में 229 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटें उसको मिली थी। 2 सीट से कैसे वो बहुमत वाली पार्टी के रूप में बदल गई। मात्र 2 सीटें, 229 सीट लड़कर सिर्फ 2 सीटें उसने 1984 में पाया था, और 1989 के चुनाव में 225 सीटें वो लड़ी और 85 सीट पा गई। अब आप उसका बढ़ता हुआ ग्राफ देखिए। 1991 में वो 477 सीटों पर लड़ी और 120 सीट पा गई, तो 2 सीट से वो 120 तक आ गई 1991 में, और 1996 में वह 161 तक आ गई 471 सीटें लड़कर। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रगति का सीटों के मामले में जो उसका इजाफा है किस तरह होता गया, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही फिर आप देखिए कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा था। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को गरमाना तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, बिल्कुल वह महत्वपूर्ण पहलू जिसके बारे में आमतौर पे लोगों को ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जिसकी तरफ शीतला सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जिसको रेखांकित किया है और ठोस सबूतों, साक्ष्यों के साथ, चूंकि वो स्वयं एक किरदार रहे हैं उस पूरे वार्ता के दौर में, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान की, शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में हो रहा था। वीर बहादुर सिंह ने शीतला सिंह से, उनकी पुरानी दोस्ती थी, उनको आगे किया था। एक कमेटी बनी थी जिसमें 13 या 14 लोग थे, और उस कमेटी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। उसमें जो मंदिर समर्थक थे उनको भी रखा गया था। अवैधनाथ से काफी, अवैधनाथ आप समझ रहे हैं, गोरखपुर का जो पीठ जिसके योगी आदित्यनाथ आज मठाधीश हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, ये उनके गुरु, उनके पहले के। तो उस समय इसके समाधान की कोशिश जब की गई उसमें उनको भी इन्वॉल्व किया गया था, और इन सभी लोगों को लेकर महंत अवैधनाथ से वार्ता भी हुई। उस समय विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे विष्णु हरि डालमिया, वह भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे। बहुत सारे अन्य लोग भी, लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला का नाम है जो फैजाबाद के ही थे, कई अन्य लोग भी थे जिनमें सबका नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें शीतला सिंह बहुत महत्वपूर्ण किरदार थे जो वार्ता चल रही थी। और बताया जाता है कि एक दौर ऐसा आया 1987 सितंबर और दिसंबर के बीच कि ऐसा लगा कि ये मामला निपट जाएगा, ये मामला हल हो जाएगा बिना किसी विध्वंस के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी तोड़फोड़ के। और वो मामला ये था कि फार्मूला एक निकला, इसमें नृत्य गोपाल दास, महंत परमहंस रामचंद्र दास, जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल, ये तमाम लोग, इस तरह की बातचीत जब होती थी तो इसमें समय समय पर शामिल होते थे। शीतला सिंह ने ये बात अपनी किताब में कही है, मैं उनके हवाले ये बात कह रहा हूं। तो दिसंबर 1987 में महंत अवैधनाथ जी के जरिए ये बात बहुत आगे बढ़ी, और फार्मूला क्या निकाला गया कि जहां राम चबूतरा है
वहाँ से राम मंदिर बनवा लिया जाए। इसका निर्माण वीएचपी नहीं, यानी विश्व हिंदू परिषद नहीं, सरकारी समिति या कोई ट्रस्ट करे। बैठक में उपस्थित सभी 13 लोग प्रस्तावित निर्माण के बारे में बिल्कुल सहमत हो गए। निर्माण के दौरान मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचेगी। बाद में और भी कई प्रस्ताव आए, यह भी कि मस्जिद को थोड़ा खिसका दिया जाए। और 20 मार्च 1986 को अयोध्या विकास ट्रस्ट भी बनाया गया। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। सारे लोग इस पर सहमत हो गए। अशोक सिंघल की भी सहमति इस पर थी, जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत प्रमुख नेता थे। ये सब बातें शीतला सिंह ने अपनी किताब में लिखी है, जिसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया किसी ने अभी तक। और इसके बाद 27 दिसंबर 1987 को वो कोट करते हैं शीतला सिंह, और वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर पांचजन्य में खबर भी छप गई। यहीं से सारा पेंच शुरू हुआ। जो ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में खबर छपी, अकॉर्डिंग टू शीतला बाबू, यहीं से सारा पेंच शुरू हुआ। और अशोक सिंघल को बुलाया गया और बुला करके उनको दिल्ली तलब किया गया। और केशव कुंज में, जो झंडेवालान में आरएसएस का दफ्तर उस समय था, अभी भी है, अब तो भव्य बन गया है, वहां एक बैठक हुई। और उस बैठक में संघ प्रमुख, उस समय के जो संघ प्रमुख थे आरएसएस के चीफ, बाला साहब देवरस, वह मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले अशोक सिंघल को तलब करके पूछा कि तुम इतने पुराने स्वयंसेवक हो, तुमने इस योजना का समर्थन कैसे कर दिया। यह मैं कोट कर रहा हूं उनकी किताब से। उन्होंने सबसे पहले अशोक सिंघल को तलब करके पूछा कि तुम इतने पुराने स्वयंसेवक हो, तुमने इस योजना का समर्थन कैसे कर दिया। सिंघल ने कहा कि हमारा आंदोलन तो राम मंदिर के लिए ही था, यदि वो स्वीकार होता है तो स्वागत करना ही चाहिए था। इस पर देवरस जी उन पर बिफर गए और कहा कि तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। इस देश में राम के 800 राम मंदिर विद्यमान हैं। इस देश में राम के 800 राम मंदिर विद्यमान हैं। एक और बन जाए तो 801वां होगा। लेकिन ये आंदोलन हमारा जनता के बीच लोकप्रिय हो रहा है, उसका समर्थन बढ़ रहा है, जिसके बल पर हम राजनीतिक रूप से दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। तुमने इसका स्वागत करके वास्तव में अच्छा नहीं किया है, ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। और इसके बाद सारा का सारा जो विचार मंथन चल रहा था, जो डायलॉग चल रहा था अलग अलग तरह के लोगों के बीच, और जिसमें शीतला सिंह की बहुत प्रमुख भूमिका थी, जो स्थानीय अखबार के संपादक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक जागरूक नागरिक के तौर पे, और जो समस्या के समाधान की ईमानदार कोशिश चाहता था, उसके तौर पे वो एक्टिव थे। उनके सारे प्रयास जो है, और उस पूरी कमेटी में शामिल अन्य लोगों के प्रयास धाराशायी हो गए। और अंत में जो हुआ वो पूरे देश, क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि और कैसे कैसे 1987 के बाद हालात बदलते गए। और फिर बाबरी मस्जिद के ध्वंस की पूरी प्रक्रिया पूरी दुनिया ने देखा। और फिर इसके बाद अब तो वहाँ खैर राम मंदिर बन गया है। तो वह भी कोर्ट के फैसले के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के हिसाब से। तो अब निश्चित रूप से विवाद की वो स्थिति नहीं है। लेकिन ये बताना आज बहुत मुझे ज़रूरी लगा, जब से ये किताब का ये हिस्सा पढ़ा मैंने, और पूरी किताब को बल्कि मैं पढ़ गया उससे, कि कैसे आरएसएस के चीफ बाला साहब देवरस ने कैसे उस पूरे अभियान को, जो आरएसएस के मार्गदर्शन में, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबके नेता जिस तरह एक्टिव थे, उसका मकसद सिर्फ किसी मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं था, किसी मस्जिद के विध्वंस तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत की जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, उस पर काबिज होने का एक मकसद, एक एजेंडा भी उसमें शामिल था। और ये जो बात है, जो उनका शीतला सिंह ने जो अपनी किताब में दर्ज किया है, उन्होंने कहा है कि उनको जो कमेटी से जुड़े कुछ लोग थे, जो बाकायदा शामिल रहते थे प्रक्रिया में, और जिनके हर पक्ष से अच्छे संबंध थे, उनमें से ही कुछ लोगों ने आकर मुझे ये जानकारी दी थी। और उसमें उन्होंने नाम भी कोट किया है कुछ लोगों का। और
उन्होंने फैज़ाबाद के ही एक स्थानीय उद्योगपति, पूंजीपति जो बहुत एक्टिव थे, उनके हवाले ये बातें कही हैं और बताया है कि किस तरह उनको ये बताया गया, और उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन आज तक नहीं किया गया। आज तक कहीं से उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया जैसा शीतला सिंह ने लिखा है, क्योंकि वो जिन जिन लोगों को उद्धृत करते हुए बाला साहब देवरस की उस मीटिंग का जिक्र किया है, वे लोग स्थानीय थे, लेकिन वो बड़े स्तर पर आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के संपर्क में थे, मंदिर निर्माण के पक्ष में थे। तो उस पक्ष से भी कभी इस जो जो किताब में कही गई बात है उसका कोई कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं उन्होंने किया। इसका मतलब यही माना जाएगा कि वो एक सच था और उस पर कोई विवाद नहीं किसी ने किया। तो दोस्तों, ये तथ्य आज इस किताब के हवाले मैंने आपके सामने लाया है। और ज़रूर मैं समझता हूँ कि इस विषय को इतिहास के जो छात्र हैं, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, वो ज़रूर इसके मद्देनज़र अपने अध्ययन के द्वारा और भी चीज़ें सामने ला सकते हैं। लेकिन यह सच है कि मंदिर निर्माण तो ज़रूर एक मुद्दा था, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा था राजनीतिक सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।